दोस्तों, 1981 का साल था। पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में 7 इंजीनियर्स बैठे थे। उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, दिमाग यानी इंटेलेक्ट। उस कमरे में जो आदमी लीड कर रहा था, उसका नाम था नागावरा रामाराव नारायणा मूर्ति। आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 6 लाख करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो इनके पास टेलीफोन कनेक्शन लेने के भी पैसे नहीं थे। इनके पास कंप्यूटर इंपोर्ट करने का लाइसेंस लेने में 2 साल लग गए थे। लोग नारायणा मूर्ति को हीरो मानते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि इन्फोसिस उनकी पहली कंपनी नहीं थी। वो पहले एक बार फेल हो चुके थे, सॉफ्ट्रॉनिक्स। फैक्ट्स ये हैं कि 1989 में इन्फोसिस बंद होने की हालत में थी और बाकी फाउंडर्स कंपनी बेचना चाहते थे। आज हम बात करेंगे फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री की। एक, कैसे एक सोशलिस्ट यानी कैपिटलिज्म से नफरत करता था इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट बना। द बल्गेरियन ट्रेन इंसिडेंट। दो, द ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, वो इन्वेंशन जिसने इंडिया की इकोनॉमी बदल दी। तीन, द क्राइसिस ऑफ 1989, जब मूर्ति ने कहा तुम सब जाओ, मैं अकेला करूंगा। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, ये कहानी वैल्यूज और प्रोसेस की है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपको लगता है कि बिना रिश्वत दिए इंडिया में बिजनेस नहीं हो सकता, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ग्रैब योर नोटबुक, दिस इज द इन्फोसिस मास्टर क्लास। पार्ट 1, द सोशलिस्ट मिस्टेक 1974। नारायणा मूर्ति का जन्म 1946 में सिदलाघट्टा कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। मूर्ति पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। लेकिन 1970s में मूर्ति बिजनेस नहीं करना चाहते थे। वो एक लेफ्टिस्ट थे, यानी वामपंथी थे। उनका मानना था कि कैपिटलिज्म बुरा है, अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, सोशलिज्म ही सही रास्ता है। वो पेरिस गए काम करने के लिए। वहां उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन उनका दिल सोशलिज्म में था। 1974 में वो इंडिया वापस आ रहे थे। रास्ते में वो बल्गेरिया यानी कम्युनिस्ट कंट्री से गुजरे। यहाँ एक घटना हुई जो वेरीफाइड फैक्ट है। मूर्ति ने खुद इसका जिक्र अपनी स्पीचेज में किया है। मूर्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। नीश, सर्बिया से सोफिया, बल्गेरिया जा रहे थे। ट्रेन में एक लड़का और लड़की बात कर रहे थे। मूर्ति ने उनसे फ्रेंच में बात करना शुरू किया। अचानक पुलिस आई। उन्होंने बिना किसी वजह के मूर्ति को अरेस्ट कर लिया। उनका पासपोर्ट ले लिया। उन्हें 72 घंटे यानी 3 दिन के लिए एक ठंडी जेल में बंद कर दिया गया। न खाना न पानी। 3 दिन बाद गार्ड्स ने उन्हें बाहर फेंका और कहा, तुम इंडिया से हो, फ्रेंडली कंट्री, इसलिए जाने दे रहे हैं। उस दिन मूर्ति का दिमाग बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर कम्युनिज्म सोशलिज्म का नतीजा ये है कि एक इनोसेंट आदमी को जेल में डाल दिया जाए, तो ये सिस्टम गलत है। उन्होंने डिसाइड किया, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं जॉब्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि गरीबी हटाने का एक ही तरीका है, वेल्थ क्रिएशन। ये था उनका टर्निंग पॉइंट। एक पॉलिटिकल फेलियर से एक बिजनेस विजन पैदा हुआ। पार्ट 2, द फेलियर एंड द रीस्टार्ट 1976 टू 1981। इंडिया वापस आकर उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, सॉफ्ट्रॉनिक्स। ये पुणे में थी। काम क्या था? डोमेस्टिक मार्केट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। लेकिन फैक्ट ये है कि सॉफ्ट्रॉनिक्स फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंडिया में किसी के पास कंप्यूटर नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर खरीदने को तैयार नहीं था। मूर्ति ने सीखा कि इंडिया मार्केट अभी रेडी नहीं है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स बंद की और पत्नी कंप्यूटर सिस्टम्स ज्वाइन किया एज जनरल मैनेजर। यहाँ उनकी मुलाकात हुई उन 6 लोगों से जो बाद में को फाउंडर्स बने। 1, नंदन नीलेकनी। 2, एस गोपालकृष्णन। 3, SD शिबुलाल। 4, के दिनेश। 5, NS राघवन। 6, अशोक अरोरा। 1981 में इन 7 ने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। कैपिटल कहाँ से आया? नारायणा मूर्ति के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से पैसे मांगे। सुधा मूर्ति, जो उस वक्त टाटा टेल्को में इंजीनियर थीं, उन्हें 10,000 रुपए दिए। उन्होंने कहा, ये लो पैसे, अगर फेल हुए तो वापस जॉब कर लेना। जुलाई 2, 1981 इन्फोसिस रजिस्टर हुई। नारायणा मूर्ति का पहला ऑफिस उनका अपार्टमेंट था। द बूटस्ट्रैपिंग रियलिटी। दोस्तों, आज स्टार्टअप खोलना आसान है। 1981 में लाइसेंस राज था। फैक्ट सुनिए। 1, कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। प्रोसेस में 24 महीने लगते थे। 2, टेलीफोन कनेक्शन के लिए 3-4 साल की वेटिंग लिस्ट थी। 3, फॉरेन ट्रैवल के लिए डॉलर रिलीज करवाना मुश्किल था। इन्फोसिस के फाउंडर्स बिना कंप्यूटर के कोड लिखकर भेजते थे और क्लाइंट साइट यानी यूएसए में जाकर रन करते थे। दिस वॉज प्योर स्ट्रगल। पार्ट 3, द ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, द इन्वेंशन। इन्फोसिस ने क्या बेचा?
उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जैसे विंडोज़ या आईफोन, उन्होंने एक प्रोसेस बेचा। इसे कहते हैं GDM, द ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। अमेरिकी कंपनीज क्लाइंट्स को लगता था कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो इंजीनियर को अमेरिका आना पड़ेगा। मूर्ति ने कहा नहीं, हम काम इंडिया में करेंगे। फायदा, फैक्ट्स। टाइम जोन, जब अमेरिका सोता है इंडिया जागता है, काम 24 घंटे चलता है। कॉस्ट, इंडिया में सैलरी डॉलर्स के मुकाबले कम थी, क्लाइंट का पैसा बचता था। क्वालिटी, इंडियन इंजीनियर्स IIT REC ग्रेड्स टेक्निकली स्ट्रांग थे। इन्फोसिस का पहला क्लाइंट था डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन, न्यूयॉर्क। मूर्ति ने उन्हें कन्विंस किया कि हम इंडिया, पुणे, बैंगलोर से कोड लिखकर भेजेंगे। ये मॉडल आज पूरी इंडियन IT इंडस्ट्री का बेस है, जैसे TCS, विप्रो, HCL सब यही करते हैं, लेकिन इसे परफेक्ट इन्फोसिस ने किया। पार्ट 4, द क्राइसिस ऑफ 1989, द मेक और ब्रेक मोमेंट। 8 साल हो गए थे, 1989 आ गया था। इन्फोसिस का रेवेन्यू कुछ खास नहीं था, ग्रोथ स्लो थी। एक जॉइंट वेंचर जिसे KSA कहते हैं, जो उन्होंने किया था वो कोलैप्स हो गया। सातों फाउंडर्स एक कमरे में बैठे। उनमें से एक फाउंडर अशोक अरोरा ने कहा, यार बहुत हो गया, हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। हमें $1 मिलियन ऑफर मिल रहा है, पैसा बांटते हैं और अलग हो जाते हैं। बाकी फाउंडर्स भी सोच में पड़ गए, स्ट्रगल बहुत लंबी थी। तब नारायण मूर्ति खड़े हुए। ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, मैं तुम्हारे शेयर्स खरीद लूंगा, लेकिन मैं इन्फोसिस नहीं बेचूंगा, मैं इसे बड़ा बनाऊंगा। मूर्ति की कन्विक्शन देखकर नंदन निलेकनी और बाकी सब ने कहा, अगर मूर्ति रुक रहा है तो हम भी रुकेंगे। सिर्फ अशोक अरोरा ने कंपनी छोड़ी, ही सोल्ड हिज शेयर्स। अगर उस दिन मूर्ति हार मान लेते तो आज इन्फोसिस नहीं होती। इक्विटी एंड पेशेंस। अशोक अरोरा ने 1989 में अपने शेयर्स $1 मिलियन अप्रॉक्स की वैल्यूएशन पे बेच दिए। आज इन्फोसिस की वैल्यूएशन $70 बिलियन प्लस है। ये लेसन है कन्विक्शन का। बिजनेस में एक वैली ऑफ डेथ आती है, जो उससे पार कर लेता है वही बड़ा बनता है। पार्ट 5, द IPO एंड द नैस्डैक बेल, 1993 टू 1999। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी खुली, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म हुआ, इन्फोसिस के लिए रास्ता साफ हुआ। 1993, द इंडियन IPO। इन्फोसिस ने इंडिया में IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। फैक्ट, ये IPO अंडर सब्सक्राइब था, लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे। लोगों को समझ नहीं आया कि सॉफ्टवेयर कंपनी के पास फैक्ट्री क्यों नहीं है, एसेट्स कहाँ हैं। आखिर में इनाम सिक्योरिटीज और मॉर्गन स्टैनली ने शेयर्स खरीदकर IPO बचाया। प्राइस था 95 रुपीस पर शेयर। जिन लोगों ने उस वक्त 9,500 लगाए, यानी 100 शेयर्स, आज उनकी वैल्यू बोनस और स्प्लिट के बाद करोड़ों में है। 1999, द नैस्डैक लिस्टिंग। मूर्ति का सपना था कि इन्फोसिस एक ग्लोबल कंपनी बने। 11 मार्च 1999 को इन्फोसिस नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। उस दिन नैस्डैक के बाहर इंडियन फ्लैग लहराया गया। मूर्ति ने कहा था, ये इन्फोसिस के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए है। इस लिस्टिंग ने दो चीज़ें बदल दी। 1, इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज़ को ESOPs डॉलर में दे सकती थी। इन्फोसिस ने अपने ड्राइवर्स और पियोन्स तक को करोड़पति बनाया। 2, दुनिया को पता चला कि इंडिया में हाई क्वालिटी टेक कंपनीज हैं। पार्ट 6, वैल्यूज बिफोर प्रॉफिट्स, द जनरेटर स्टोरी। इन्फोसिस सिर्फ पैसों के लिए नहीं जानी जाती, ये एथिक्स के लिए जानी जाती है। एक फैक्चुअल स्टोरी है जो मूर्ति ने शेयर की थी। एक बार इन्फोसिस के ऑफिस में कस्टम्स ऑफिसर आया। इन्फोसिस कंप्यूटर्स इंपोर्ट कर रहा था। ऑफिसर ने कहा, मुझे रिश्वत दो, मैं क्लियरेंस जल्दी दे दूंगा। इन्फोसिस के पास डेडलाइन थी, क्लाइंट वेट कर रहा था। मूर्ति ने कहा, हम रिश्वत नहीं देंगे। ऑफिसर ने क्लियरेंस डिले कर दिया। इन्फोसिस को कंप्यूटर्स नहीं मिले। मूर्ति ने क्लाइंट को सच बताया, इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिले है, हम लेट हो जाएंगे। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने पैसे नहीं खिलाए। शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया भर के क्लाइंट्स को पता चल गया कि इन्फोसिस नेवर लाइज। ये ट्रस्ट फैक्टर इन्फोसिस का सबसे बड़ा एसेट बन गया। उनका मोटो बना, पावर्ड बाय इंटेलेक्ट, ड्रिवन बाय वैल्यूज। पार्ट 7, द रिटायरमेंट एंड रिटर्न। नारायण मूर्ति ने एक रूल बनाया था, फाउंडर्स 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। वो खुद 2011 में रिटायर हो गए। उन्होंने नंदन निलेकनी, फिर कृष गोपालकृष्णन, फिर शिबूलाल को CEO बनाया। लेकिन 2013 में इन्फोसिस ट्रबल में आ गई।
ग्रोथ गिर गई। बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स ने रिक्वेस्ट किया कि मूर्ति सर वापस आइए। मूर्ति वापस आए 2013-2014। उन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए और जब कंपनी स्टेबल हो गई वो वापस रिटायर हो गए। फाउंडर वर्सेस प्रोफेशनल सीईओ, ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक बड़ा लेसन है। फाउंडर का पैशन और प्रोफेशनल सीईओ की मैनेजमेंट में फर्क होता है। मूर्ति का वापस आना कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे रोहन मूर्ति को स्टाफ में रखा था, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि उन्होंने कंपनी को स्टेबलाइज किया और फिर सलिल परेख को हैंडओवर किया जो आज कंपनी चला रहे हैं। कंक्लूजन, द मूर्ति एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की फैक्चुअल जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. कैपिटलिज्म विद अ हार्ट। मूर्ति ने सोशलिज्म छोड़ा लेकिन वैल्यूज नहीं। उन्होंने वेल्थ क्रिएट की और एम्प्लॉयज के साथ शेयर की, ईसॉप्स। 2. ग्लोबल माइंडसेट। पुणे में बैठकर न्यूयॉर्क का काम करना, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। 3. ट्रांसपेरेंसी। व्हेन इन डाउट डिस्क्लोज। अगर शक है तो सच बता दो। इन्फोसिस इंडिया की सबसे ट्रांसपेरेंट कंपनी मानी जाती है। 4. प्रोसेस इज किंग। इन्फोसिस किसी एक आदमी पर नहीं चलती, वो प्रोसेस पे चलती है। नारायण मूर्ति आज एक सिंपल अपार्टमेंट में रहते हैं, जयनगर, बैंगलोर में। वो आज भी अपनी प्लेट खुद धोते हैं। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति आज भी वही सिंप्लिसिटी मेंटेन करती हैं। उनका दामाद यानी सन इन लॉ ऋषि सुनाक यूके का प्राइम मिनिस्टर बना। ये पावर है मिडिल क्लास वैल्यूज की। एक 10,000 रुपए का उधार आज 6 लाख करोड़ का एम्पायर है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, तो याद रखिए, आपकी लोकेशन मैटर नहीं करती, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर आपके पास आइडिया, वैल्यूज और हार्डवर्क है तो आप अगला इन्फोसिस बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी 100% फैक्ट बेस्ड स्टोरी इन्फोसिस की। हमने पुलिस रिकॉर्ड से लेकर स्टॉक मार्केट डेटा तक सब कवर किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसके बारे में बात करें? क्या हम गौतम अडानी, द इंफ्रास्ट्रक्चर किंग की बात करें, स्ट्रिक्टली फैक्ट्स, या नितिन कामत, ज़ीरोधा? कमेंट करके बताओ। कोड योर डेस्टिनी, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।